प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 12 में रासायनिक बलगदकी के विषय में अध्ययन करेंगे। ये रसायन विज्ञान का एक अध्याय है, रासायनिक बलगदकी। तो इस अध्याय में आज हम ये पढ़ेंगे कि अपक्रिया का वेग क्या होता है और अपक्रिया के वेग को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। आज हम ये भी अध्ययन करेंगे कि किसी भी अपक्रिया में वेग स्थिरांक क्या होता है, उसकी क्या परिभाषा होगी और वेग स्थिरांक के कौन कौन से लक्षण होते हैं। बच्चों, जब आप रासायनिक बलगदकी के विषय में पढ़ते हैं तो जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो आपको ध्यान रखना पड़ता है कि अगर कोई रासायनिक क्रिया होती है तो उसमें कौन कौन से 3 तथ्यों का जानना ज़रूरी है। सबसे रासायनिक क्रिया में जो सबसे पहला तथ्य जानना ज़रूरी है वो है किसी भी रासायनिक क्रिया के होने की संभावना। जो सबसे पहला तथ्य है वो है किसी रासायनिक क्रिया के होने की संभावना। कोई रासायनिक क्रिया हो रही है या नहीं हो रही है, इसको हम लोग जानते हैं। तो ये इसका जो होता है, इसको हम लोग बोलते हैं इसका ऊष्मागतिक पक्ष। ये पहला तरीका आता है कि कोई रासायनिक क्रिया हो रही है या नहीं हो रही है। जब हम दूसरे तथ्य की बात करते हैं वो है कि कोई भी रासायनिक क्रिया अगर हो रही है तो वो साम्यावस्था तक पहुँचेगी कि नहीं पहुँचेगी। इसको हम लोग उस रासायनिक क्रिया का साम्यावस्था पक्ष कहते हैं। तो दूसरा है रासायनिक क्रिया के साम्यावस्था वाला पक्ष, साम्यावस्था का पक्ष। तीसरा, कोई रासायनिक क्रिया का वेग, अगर कोई रासायनिक क्रिया हो रही है तो वो किस वेग तक होगी, यानी तीसरे पक्ष की जब हम बात करेंगे तो उसको हम लोग कहते हैं रासायनिक क्रिया के साम्यावस्था तक पहुंचने में लगा समय। ये 3 तथ्य हैं जो हमें किसी भी रासायनिक क्रिया के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। बच्चों, जब आप किसी रासायनिक क्रिया की बात करते हैं तो रासायनिक क्रियाओं में देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे रासायनिक क्रियाएं हैं जो बहुत तीव्र वेग से होती हैं। कुछ रासायनिक क्रियाएं होती हैं जो बहुत धीमे होती हैं। कुछ रासायनिक क्रियाएं ऐसी होती हैं जो न तो बहुत तेज़ होती हैं और ना ही बहुत धीमी होती हैं। तो रासायनिक क्रियाओं में क्या होता है, इनकी अपक्रियाओं की जो दर होती है वो अलग अलग होती है। अपक्रियाओं की दर समान भी हो सकती है या भिन्न भी हो सकती है, लेकिन अलग अगर रासायनिक क्रिया है तो उसमें जो क्रिया की दर होगी वो हमेशा भिन्न होगी। तो क्रिया के दर पर हम लोग रासायनिक क्रियाओं को 3 भागों में डिवाइड करते हैं, 3 भागों में इसको हम लोग विभक्त करते हैं। कुछ ऐसी क्रियाएं होती हैं जिनको हम लोग बोलते हैं तीव्र क्रियाएं। ये सभी क्रियाएं कैसी होती हैं, ये सभी क्रियाएं आयनिक होती हैं, मतलब ये सारी क्रियाएं आयनों के बीच में होती हैं। जैसे हम एक उदाहरण लेते हैं, हम आपसे कहें सोडियम नाइट्रेट में, सोडियम क्लोराइड में Ag सिल्वर नाइट्रेट का विलीन मिला दें तो क्या होता है, AgCl का सफ़ेद अवक्षेप मिलता है और क्या बन जाता है, NaNO3 बन जाता है। ये क्रिया इतनी तेज़ होती है कि आप इस क्रिया के लिए अपक्रिया के दर का निर्धारण नहीं कर सकते हैं। दूसरी जो क्रियाएं होती हैं वो बहुत मंद क्रियाएं होती हैं। जैसे कुछ एग्जाम्पल हम आपको बता रहे हैं, जैसे आप पढ़ते हो कहीं लोहे पर जंग का लगना। इन क्रियाओं के होने में बहुत समय लगता है, इसलिए इन क्रियाओं का वेग का निर्धारण भी लगभग असंभव है। कुछ ऐसी क्रियाएं होती हैं जो क्रियाएं न तो बहुत तेज़ होती हैं और न बहुत धीमे होती हैं। इन क्रियाओं को हम लोग आणविक क्रियाएं कहते हैं। इन क्रियाओं के वेग का निर्धारण किया जा सकता है। जैसे हम उदाहरण लेते हैं कुछ, जैसे हम आपसे कहें एस्टर का जल अपघटन, हम आपसे कहें H2O2 का अपघटन, हम आपसे कहें अमोनिया का निर्माण। ये सारी क्रियाएं ऐसी हैं जो आणविक क्रियाएं होती हैं और इन क्रियाओं के वेग का निर्धारण सही किया जा सकता है। अब बच्चों, अगर हम आणविक क्रियाओं की बात करें, उनके वेग के निर्धारण की बात करें, तो सबसे पहला जो हम लोग समझने की कोशिश करते हैं वह है किसी भी रासायनिक अपक्रिया की दर। हम आपको समझा रहे हैं कोई रासायनिक अपक्रिया की दर क्या होती है, अपक्रिया का वेग क्या होता है। अगर हम इसकी परिभाषा कहें तो परिभाषा ये कहती है एकांक समय में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन
को उस रासायनिक अपक्रिया की दर कहते हैं। तो अपक्रिया की जो दर होती है वो बराबर हो जाएगा अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन और हम लोग क्या करते हैं, इस परिवर्तन में जो समय लगा होता है उससे इसको भाग कर देते हैं, परिवर्तन में लगा समय। इस प्रकार से हम लोग अपक्रिया की दर निकाल लेते हैं। अगर हम अपक्रिया की दर की मात्रक की बात करें, आपसे कहें कि अपक्रिया की दर का मात्रक क्या होगा, तो ऊपर सांद्रता का मात्रक हो जाएगा। अगर हम मात्रक निकालेंगे तो क्या करेंगे, ऊपर हम लोग लिखेंगे सांद्रता का मात्रक और फिर हम लोग क्या करेंगे, इसको नीचे जो समय का मात्रक है उससे भाग कर देंगे। तो सांद्रता का मात्रक आपको पता है जो मोलरता का मात्रक होता है, यानी सांद्रता का मात्रक होता है मोल लीटर इनवर्स। और समय का मात्रक क्या होता है, समय का जो मात्रक होता है वो तुम्हारा होता है समय, तो सेकेंड लिखते हैं इसको, तो नीचे सेकेंड हो जाएगा। तो मात्रक क्या बनेगा इसका, ये मात्रक हमेशा मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स रहेगा। तो इस प्रकार से हम लोग किसी भी रासायनिक अपक्रिया के दर का मात्रक ज्ञात कर लेते हैं। अब जो रासायनिक अपक्रिया है ना, ये दो प्रकार की होती है। इसके जो दर है, अपक्रिया की दर होती है, उसको हम लोग दो प्रकार में विभाजित करते हैं। एक जो अपक्रिया की दर होती है उसको हम लोग बोलते हैं औसत दर। औसत दर में हम लोग क्या करते हैं, जब हम औसत दर निकालते हैं तो उसमें हम लोग औसत समय में निकालते हैं। तो हम पहले आपको बात समझा रहे हैं, वो है अपक्रिया की औसत दर और दूसरा होता है अपक्रिया की तात्क्षणिक दर। इन दोनों को समझने से पहले हम एक रासायनिक अपक्रिया लेते हैं। मान लीजिए एक कोई अभिकारक A है और वो अभिकारक B, जो अभिकारक A है वो B में कन्वर्ट हो रहा है, B में बदल रहा है। तो जब हम यहाँ पर अपक्रिया की दर निकालेंगे, मान लीजिए आप कि अगर समय T1 है और उस समय अभिकारक की सांद्रता A1 है, समय को बढ़ाकर अगर हमने T2 कर दिया तो सांद्रता A2 हो गई। तो यहाँ सांद्रता में परिवर्तन कितना हुआ, ये परिवर्तन हो गया A2 माइनस A1, यानी हम इसको लिखेंगे डेल्टा A। T1 समय पर B की सांद्रता B1 है और ये B2 हो गई, तो यहाँ पर जो परिवर्तन आएगा वो हो जाएगा B2 माइनस B1, यानी हम लोग इसको लिखेंगे डेल्टा B। ये परिवर्तन उत्पाद की सांद्रता में है, उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन है, और ये परिवर्तन किसकी सांद्रता में है, अभिकारक की सांद्रता में। तो ये दो परिवर्तन हो गए। समय का परिवर्तन T2 माइनस T1 से निकालेंगे तो इसको हम लोग लिख देंगे डेल्टा T। तो अगर हम इस क्रिया के लिए औसत दर निकालें, इस क्रिया के लिए दर निकालें, तो हम लिखेंगे डेल्टा X बटे डेल्टा T। ये क्रिया की दर हो गई और ये बराबर हो जाएगा डेल्टा A सांद्रता है तो स्क्वायर ब्रैकेट लगा रहे हैं डेल्टा T, और ये हो जाएगा डेल्टा B डेल्टा T। अब यहाँ पर जब आप रासायनिक अपक्रिया करोगे तो क्या होगा, A की सांद्रता कम होगी। अगर A की सांद्रता कम होगी तो हम लोग A से पहले माइनस चिन्ह का उपयोग कर लेंगे, क्योंकि B की सांद्रता बढ़ रही है इसलिए हम इसके पहले प्लस साइन का उपयोग कर लेंगे, यहाँ पर प्लस वाला चिन्ह लगा लेंगे। इस प्रकार से हम लोग इस क्रिया की दर को लिख सकते हैं। अब अगर हम दर समझ में हमको आ गई है तो हम लोग औसत दर की परिभाषा देते हैं। औसत दर ये कहता है कि एक समय अंतराल में, एक निश्चित समय अंतराल में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन एक निश्चित समय अंतराल में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में जो परिवर्तन होता है उसको हम लोग अपक्रिया की औसत दर कहते हैं। इसी प्रकार से अगर हम लोग तात्क्षणिक दर को निर्धारित करें तो यहाँ पर हम लोग निश्चित समय अंतराल नहीं लेते, यहाँ पर हम लिखते हैं एक निश्चित क्षण पर अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन को तात्क्षणिक दर कहते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग दो दर समझते हैं। अब तात्क्षणिक दर की आवश्यकता क्यों पड़ी, ये भी आपको समझना जरूरी है। जब भी कोई रासायनिक क्रिया होती है तो उसमें क्या होता है, अभिकारक की सांद्रता समय के साथ साथ कम हो जाती है।
तो जब आप बहुत ज़्यादा समय अंतराल पे लोगे अभिक्रिया की दर, तो अब जो औसत दर आएगी वो अभिक्रिया की वास्तविक दर को नहीं बताती है। एक निश्चित क्षण पर क्या होता है, क्योंकि समय का मान बहुत सूक्ष्म होता है, इसलिए अभिक्रिया की जो दर आएगी वो एक निश्चित वैल्यू आती है, एक निश्चित मान आता है। इसलिए अगर आपसे ऐसा कोई प्रश्न पूछा जाए कि अभिक्रिया की औसत दर और अभिक्रिया की तात्क्षणिक दर में किसका उपयोग ज़्यादा अच्छा माना जाता है, तो आपका जो उत्तर होगा वो होगा तात्क्षणिक दर, क्योंकि यहाँ पर जो अभिक्रिया की दर का मान आएगा वो लगभग निश्चित आता है। अब अगर आपसे कोई समीकरण दी जाए और कहा जाए उसके लिए औसत दर और तात्क्षणिक दर की समीकरण बनाइए, तो देखो जब हम तात्क्षणिक दर की बात करते हैं तो वहाँ पर समय का परिवर्तन बहुत सूक्ष्म मानते हैं, इसलिए जहाँ पर हम डेल्टा साइन यूज़ करते हैं, डेल्टा चिन्ह का यूज़ करते हैं, वहाँ पर डेल्टा को हटा करके डी लगा देते हैं। हम एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए हम आपसे एक समीकरण कहें PCl5 = PCl3 + Cl2, एक समीकरण है, और आपसे कहें इस क्रिया के लिए आपको दोनों दर निकालनी है। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर PCl5 का जो गुणांक है वो 1 है, यहाँ PCl3 का गुणांक 1 है और यहाँ Cl2 का गुणांक 1 है। तो देखो यहाँ पर गुणांक में जो स्टोइकोमेट्रिक गुणांक है उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर जब हम औसत दर निकालेंगे तो हम लिखेंगे डेल्टा एक्स बटे डेल्टा टी, यहाँ माइनस साइन लगाएंगे, लिखेंगे डेल्टा PCl5 अपॉन डेल्टा टी, यहाँ माइनस प्लस साइन लगा देंगे क्योंकि PCl5 प्रोडक्ट है PCl3, तो स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे, डेल्टा लिखेंगे और यहाँ पर लिख देंगे डेल्टा टी, यहाँ प्लस साइन लगा देंगे और यहाँ पर लिखेंगे प्लस साइन लगाएंगे, डेल्टा लिखेंगे, Cl2 लिखेंगे और बटे डेल्टा टी कर देंगे। प्लस चिन्ह बताता है कि उत्पाद की सांद्रता बढ़ रही है और माइनस चिन्ह बताता है कि अभिकारक की सांद्रता कम हो रही है। अगर हम इसको तात्क्षणिक दर के रूप में लिखें तो फिर हम डेल्टा हटा करके वहाँ dx कर देंगे, यानी हम लिखेंगे dx/dt माइनस d PCl5 अपॉन dt प्लस d PCl3 अपॉन dt प्लस d Cl2 अपॉन dt। मान लीजिए आपके पास कोई ऐसी समीकरण हो जहाँ पर गुणांक बदल रहे हो, जैसे हम कोई समीकरण ले लें जिसमें गुणांक का परिवर्तन हो। जैसे हम आपसे कहें एक समीकरण है H2 + I2 और ये क्या करता है, ये 2HI देता है। जब यहाँ पर हम गुणांक परिवर्तन की बात करेंगे तो अगर हम होता ये है कि जो गुणांक दिया होता है उसको हम लोग सांद्रता के पद में भाग दे देते हैं। यहाँ पर गुणांक का मान 2 दिया है तो हम लोग क्या करेंगे, जो HI की सांद्रता होगी उसको हम लोग 2 से भाग कर देंगे। तो यहाँ पर अगर हम इसका औसत दर का लिखते तो हम लिखते डेल्टा एक्स बटे डेल्टा टी माइनस डेल्टा H2 अपॉन डेल्टा टी माइनस डेल्टा I2 अपॉन डेल्टा टी इजुकल टू यहाँ पर लिख देते प्लस 1/2। ये 2 गुणांक है इसलिए नीचे आ गया डेल्टा HI अपॉन डेल्टा टी। इस प्रकार से हम लोग इनके गुणांक का मान ज्ञात कर लेते हैं और औसत दर और तात्क्षणिक दर के आपको जो निगमन है, जो समीकरण है, वो लिखने का तरीका आपको आ जाएगा। हम इस पे एक आंकिक प्रश्न की बात कर लेते हैं औसत दर और तात्क्षणिक दर पे, उसके बाद हम इसके ग्राफ की बात करेंगे। मान लीजिए आपसे कहा जाए एक अभिक्रिया है, उसमें जो A अभिकारक है इसकी सांद्रता 20 मिनट में 0.06 m से घटकर 0.02 m हो रही है। तो आपसे क्वेश्चन ये है, आपसे प्रश्न ये है कि अपक्रिया की दर बताइए, अपक्रिया की दर क्या होगी। तो हम जब अपक्रिया की दर निकालेंगे तो आपने पढ़ लिया है अभी सांद्रता में परिवर्तन, तो सांद्रता में परिवर्तन हो गया 0.06 माइनस 0.02 और समय परिवर्तन कितना जा रहा है 20 लग रहा है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.04 और इसको हम लोग 20 से डिवाइड कर देंगे। ये कितना आ जाएगा 2 × 10⁻³ मात्रक इसका लिखेंगे मोल, लीटर इनवर्स और सेकेंड इनवर्स। तो इस प्रकार से इसका मान आ जाएगा। तो अब बच्चों आपने दोनों दर पढ़ ली, औसत दर और
तात्क्षणिक दर क्या होती है। अब मान लीजिए कभी आपको ग्राफ दे दिया जाए और कहा जाए आपसे ग्राफ से तात्क्षणिक दर या औसत दर कैसे निकालते हैं, तो वो चीज़ आपको भी समझनी है कि अगर हमारे पास ग्राफ हो तो तात्क्षणिक दर और औसत दर कैसे निकालते हैं। अगर हम इसकी बात करें, मान लीजिए हम आपसे कहें औसत दर आपको निकालनी है, तो देखो एक तरफ हम ग्राफ पे ले रहे हैं अभिकारक की सांद्रता, दूसरी तरफ हम ले रहे हैं समय। तो अगर हमें इसके लिए ग्राफ की बात करनी है तो समय के साथ साथ क्या होता है, अभिकारक की सांद्रता कम हो जाती है। तो ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा। मान लीजिए इस समय पर सांद्रता यहाँ कहीं पर है, तो ये T1 समय हो गया और सांद्रता कुछ मान लिया R1 मान लिया। मान लीजिए इस समय पर सांद्रता यहाँ कहीं आ रही है, T2 समय हो गया, तो ये हो गई। तो देखो यहाँ से यहाँ तक जो है वो सांद्रता में परिवर्तन हो गया। ये तुम्हारा R2 हो गया, तुम्हारा T2 हो गया। तो सांद्रता में परिवर्तन कितना हो गया, डेल्टा R हो गया। यहाँ से निकाल लेंगे इसको, और यहाँ से क्या निकाल लेंगे, यहाँ पर निकाल लेंगे डेल्टा T। तो डेल्टा R को डेल्टा T से हम लोग भाग कर देंगे, तो अभिक्रिया की हमको औसत दर मिल जाएगी। जब हम तात्क्षणिक दर की बात करते हैं तो वहाँ पर भी कुछ ऐसी बात है, अभिकारक की सांद्रता कम होगी समय के साथ साथ। तात्क्षणिक दर मान लीजिए आपको T समय पर निकालनी, यहाँ पर ये समय हो गया, यहाँ पर ये हो गया सांद्रता। अब मान लीजिए आपको T समय पर निकालनी है, तो यहाँ पर आपको निकालनी है समय पर। तो क्या करते हैं हम लोग, यहाँ से एक स्पर्शजा खींच देते हैं इसके ऊपर, और ये स्पर्शजा आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ कहीं काटेगी, और इसको आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ कहीं काटेगी। ये मान लीजिए A हो गया, ये तुम्हारा O हो गया, ये B हो गया। तो O भी तुम्हारा क्या होगा, O भी तुम्हारा समय में परिवर्तन होगा, और OA क्या होगा, सांद्रता में परिवर्तन होगा। तो जब आप यहाँ पर दर निकालोगे तो यहाँ पर जो अभिक्रिया की दर होगी वो हो जाएगी OA अपॉन OB। इस तरीके से आप ग्राफ वाले विधि से अभिक्रिया की औसत दर और तात्क्षणिक दर निकाल सकते हैं। अभी हमने आपसे बताया है कि तात्क्षणिक दर को हम लोग औसत दर की अपेक्षा ज़्यादा महत्व देंगे, क्योंकि तात्क्षणिक दर से अभिक्रिया का वेग का सही निर्धारण हो सकता है। अब हम बात करते हैं, ये दो बातें जो हमने आपको औसत दर और तात्क्षणिक दर की बताई हैं, ये दोनों आपको समझ में आ गई हैं। अब अगर हम बात करें तो हम बात करेंगे कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो अभिक्रिया की दर को प्रभावित करते हैं। ऐसे कारक कौन कौन से हैं, तो हम बात कर रहे हैं आपसे, अब हम आपको समझा रहे हैं अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक। किन पे अभिक्रिया की दर निर्भर करती है। तो जो सबसे पहला कारक है वो है अभिकारकों की प्रकृति। ये वो कारक है जो अभिक्रिया के वेग के ऊपर असर डालते हैं। पहला कारक है अभिकारकों की प्रकृति। जब भी कोई रासायनिक क्रिया होती है तो उसमें बंधों का टूटना और जुड़ना लगा रहता है। तो जहां पर बंधों के टूटने की प्रक्रिया और नए बंधों के बनने की प्रक्रिया आसान हो जाती है, वहां पर अभिक्रिया की दर भी बढ़ जाती है। हम एक उदाहरण लेकर के इसको समझते हैं। मान लीजिए हम आपसे कहें कि NO और O2 की रिएक्शन करानी है, अभिक्रिया करानी है, और इससे हमको NO2 बनाना है। एक दूसरी समीकरण हम लेते हैं, CO और O2 की रिएक्शन करानी है, इससे हमको CO2 बनाना है। तो देखो ये जो अभिक्रिया की दर होती है बहुत फास्ट होती है, ये अभिक्रिया की दर थोड़ा तेज़ होगी, और ये दर कैसी होगी, ये स्लो होगी, थोड़ी धीमी होगी। देखने पर आपको दोनों अभिक्रियाएं एक जैसी लग रही हैं, लेकिन हो क्या रहा है, बंधों के जो बनने की प्रक्रिया है या बंधों के जो टूटने की प्रक्रिया है वो इसमें तेज होती है, इसलिए अभिक्रिया तेज होती है, और यहाँ पर बंधों के बनने की प्रक्रिया धीमी हो रही है, इसलिए अभिक्रिया धीमी होगी। अगर हम दूसरे कारक की बात करें तो दूसरा कारक है ताप। अगर हम कोई रासायनिक अभिक्रिया देखते हैं तो क्या होता है, यहाँ पर हम लोग एक संघट्ट सिद्धांत पढ़ते हैं, और संघट्ट सिद्धांत के हिसाब से होता यह है कि अभिकारक के अणुओं के बीच में टक्कर जितनी ज़्यादा होगी अभिक्रिया का वेग उतना ही ज़्यादा होगा। तो अगर हमने ताप बढ़ाया है तो क्या होता है, अभिक्रिया का जो वेग होता है वो भी बढ़ जाता है। ये देखा गया है कि अगर हम ताप का मान 10 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा दें तो अभिक्रिया का वेग पहले वाले वेग का लगभग 2 गुना हो जाता है। यानी आपको चीज़ ध्यान रखनी है, 10 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ा दें तो क्रिया का वेग लगभग 2 गुना हो जाता है अगर 10 डिग्री सेल्सियस का हम लोग ताप बढ़ा रहे हैं तो इसको हम लोग एक भाषा में पढ़ते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं ताप गुणांक।
इसको ताप गुणांक के टर्म में पढ़ा जाता है। तीसरा जो कारक है वो है सांद्रता। अगर हम सांद्रता की बात करें तो अभिकारक पदार्थों की सांद्रता अगर अधिक होगी तो उनमें अणुओं के बीच में जो होने वाली टक्कर होंगी वो भी बहुत अधिक होंगी। अगर अणुओं के बीच में होने वाली टक्कर ज़्यादा होंगी तो जो अपक्रिया का वेग होगा वो भी ज़्यादा होगा। मतलब क्या हुआ, अगर हम अभिकारक पदार्थों की सांद्रता बढ़ा देते हैं तो क्या होगा, सांद्रता बढ़ा देंगे तो क्रिया का वेग बढ़ जाएगा। ये सांद्रता का आपका संदर्भ है, आपको ये चीज़ ध्यान रखनी, सांद्रता बढ़ाने पर क्रिया का वेग बढ़ जाएगा। जो चौथा कारक है वो है आपका उत्प्रेरक। सबसे महत्वपूर्ण कारक है उत्प्रेरक। उत्प्रेरक के विषय में आप जानते हैं, उत्प्रेरक जो होता है वो रासायनिक क्रिया के वेग को बढ़ा देता है। जहाँ तक उत्प्रेरक की बात है, आपको ये भी पता है कि उत्प्रेरक किसी भी रासायनिक क्रिया को न तो प्रारंभ करता है और न ही उसको समाप्त करता है। ये केवल जब भी कोई रासायनिक क्रिया होती है तो उस क्रिया के वेग को परिवर्तित कर देता है। रासायनिक क्रिया के पहले या रासायनिक क्रिया के अंत में उत्प्रेरक जैसा था ये लगभग वैसा ही बना रहता है, इसके संगठन या इसकी रासायनिक संरचना में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो उत्प्रेरक की उपस्थिति में क्या होता है, यह क्रिया के वेग को बढ़ाता है। अब आपको ये समझना है कि कैसे काम करता है। अगर हम एक ग्राफ से समझाने की कोशिश करें, यहाँ पर हमने ले रखा है कोर्स ऑफ रिएक्शन, जो अपक्रिया हो रही है उसका दर क्या है, और यहाँ पर हमने ले रखा है इसकी ऊर्जा। अगर हम उत्प्रेरक से बात करें, मान लीजिए ये अभिकारक है, यहाँ पर ये उसकी ऊर्जा है और दो अभिकारक ए और बी एक्स उत्प्रेरक की उपस्थिति में जुड़ रहे हैं। तो क्या होगा, जब एक्स उत्प्रेरक की उपस्थिति में जुड़ते हैं तो ये एक ऊर्जा अवरोध को पार करते हैं और ये प्रोडक्ट बना देते हैं, एक उत्पाद बना देते हैं। ये उत्पाद हो गया तुम्हारा ए बी और एक्स तुम्हारा उत्प्रेरक अलग हो गया। तो इस प्रकार से ये हो गया तुम्हारा एक ऊर्जा अवरोध, जहां पर हमारे पास ए और बी का आ रहा है। ये आपका, इसको हम लोग बोलते हैं सक्रिय संकर। ए और बी सक्रिय संकर बन जाता है। यहाँ पर ये जो ऊर्जा आप देख रहे हो यहाँ से यहाँ तक, इसको हम लोग बोलते हैं सक्रियण ऊर्जा। और ये जो ऊर्जा है ये किसकी उपस्थिति में है, ये उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में है। ये जो ऊर्जा है ये उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में है। अब अगर उत्प्रेरक आ जाए तो क्या होगा, उत्प्रेरक क्या करता है, एक नया ऊर्जा अवरोध बना देता है। ये जो नया ऊर्जा अवरोध बनाता है, इसकी क्या होती है, इसकी जो ऊर्जा होती है ये पहले वाली ऊर्जा से कम होती है। तो देखो एक नया आपको ऊर्जा लेवल मिला, ये मिल गया ऊर्जा लेवल। ये क्या है, ये तुम्हारा हो गया EA1 और ये किसकी उपस्थिति में है, ये तुम्हारा है उत्प्रेरक की उपस्थिति में। अगर उत्प्रेरक उपस्थित है तो ये तुम्हारा हो गया सक्रियण ऊर्जा, सक्रियण ऊर्जा। और ये सक्रिय ऊर्जा किसकी उपस्थिति में, उत्प्रेरक की उपस्थिति में। तो देखो हो क्या रहा है, यहां जो नया सक्रिय संकर बन रहा है, इस सक्रिय संकर की जो ऊर्जा है या जो ऊर्जा अवरोध है वो बहुत कम है। इसके कारण अधिक से अधिक अभिकारक के अणु अपक्रिया में भाग ले लेते हैं। अगर हम इस समीकरण को लिख करके आपको समझाएं तो ये a + b + x ये आपस में जुड़ते हैं, एक नया सक्रिय संकर बनाते हैं, कुछ ऐसा। और फिर ये सक्रिय संकर टूट करके आपका उत्पाद बना देता है और उत्प्रेरक को अलग कर देता है। तो ये चीज़ अब आपको बच्चों समझ में आ गई होगी कि उत्प्रेरक किसी भी क्रिया के वेग को क्यों बढ़ाता है। क्यों? क्योंकि उत्प्रेरक एक नया ऊर्जा का पथ बना देता है और इस पथ की ऊर्जा कम होने की वजह से अधिक अपकारक अणु इसको क्रॉस कर जाते हैं। जो चौथा इंपॉर्टेंट का पांचवा जो इंपॉर्टेंट कारक है जिसकी हम बात कर रहे हैं वो तुम्हारा कारक है पृष्ठ सतह। ये ठोस के लिए लगता है। अगर कोई ठोस अभिकारक है तो उसके लिए हम लोग पृष्ठ सतह का उपयोग कर सकते हैं। जैसे आपसे कहा जाए कोयले का बड़ा टुकड़ा बहुत देर में जलता है जबकि बारीक टुकड़ा बहुत जल्दी जल जाता है। उसका कारण ये है कि कोयले के बारीक टुकड़े में जो उसका पृष्ठ सतह होता है वो बहुत अधिक होता है, इसकी वजह से वो बहुत तेजी के साथ जलना शुरू करता है। अब अगर हम बात करें आपसे, आपको ये चीज़ें समझ में आ गई तो हम बात करेंगे आपसे वेग नियम की। वेग नियम क्या होता है और वेग स्थिरांक क्या होता है। बच्चों, अगर हम किसी भी रासायनिक क्रिया के वेग को या रासायनिक क्रिया की दर को अभिकारक की सांद्रता में लिखें
तो जैसे मान लीजिए हमने एक अपक्रिया लिखी a प्लस बी इज इक्वल टू कुछ c और d बन रहा है, इसके गुणांक a b c और d हैं। तो जब हम इसका वेग लिखेंगे तो वेग किसके समानुपाती लिखेंगे, a की पावर a और b के ऊपर पावर b। तो ये हो सकता है कि ये गुणांक समान भी हो या भिन्न हो, ये भी हो सकता है। जरूरी नहीं कि x और y की वैल्यू a b के बराबर हो, इससे अलग भी हो सकती है। अगर हम यहाँ से समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो हम यहाँ पर एक नियतांक लगा देंगे। इस नियतांक को हम लोग बोलते हैं वेग स्थिरांक। तो वेग नियम अब आपको समझ में आ गया। अगर हम किसी भी रासायनिक क्रिया के वेग को अभिकारक पदार्थों की सांद्रता के पदों में लिखें और उन सांद्रता पदों पर घात लगी हुई हो तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, वेग नियम कहते हैं। यहाँ से हम लोग वेग स्थिरांक की परिभाषा पढ़ सकते हैं। अगर हम क्या करें, यहाँ पर a और b की सांद्रता को 1 मान लें, a की सांद्रता और b की सांद्रता को अगर हम 1 मोल प्रति लीटर मान लें तो क्या होगा, जो तुम्हारा अपक्रिया का वेग होगा वो k के बराबर होगा। तो यहाँ से हम लोग k की परिभाषा बना सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं अगर a और b अभिकारक की सांद्रता, a और b की सांद्रता अगर 1 मोल प्रति लीटर है तो जो क्रिया का वेग होगा वो वेग स्थिरांक के बराबर होगा। आपको ध्यान में रखना है कि जो वेग स्थिरांक होता है इसका मात्रक क्रिया के वेग पर निर्भर करता है, इनके गुणांक पर निर्भर करता है। अगर हम इसका मात्रक निकालेंगे तो किससे निकालेंगे, इनके गुणांक से निकालेंगे। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अगर हम बात करें अब वेग स्थिरांक के लक्षण की, देखिए क्रिया का जो वेग स्थिरांक होता है वो इस बात का माप होता है कि कोई क्रिया आसानी से हो रही है या नहीं हो रही है। यानी जो वेग स्थिरांक है ये क्रिया के वेग का माप है। मतलब अगर वेग स्थिरांक अधिक होगा तो क्रिया का वेग भी अधिक होगा। जो दूसरा महत्वपूर्ण लक्षण है वेग स्थिरांक का कि जो वेग स्थिरांक होता है ये ताप पर निर्भर करता है। अगर ताप को हम बदलेंगे तो वेग स्थिरांक का मान भी बदल जाता है। तीसरा जो महत्वपूर्ण लक्षण है कि वो ये है कि जो वेग स्थिरांक होता है ये ताप बढ़ाने पर बढ़ता है। अगर हम ताप बढ़ाएंगे तो वेग स्थिरांक का मान भी ताप बढ़ाने पर बढ़ेगा। चौथा जो महत्वपूर्ण लक्षण है वो ये है कि वेग स्थिरांक अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। तो बच्चों आज आपने वेग स्थिरांक पढ़ा, आज आपने अपक्रिया की दर पढ़ी और इसके जो भी कारक हैं जो अपक्रिया की दर को प्रभावित करते हैं।